गुड मॉर्निंग। थोड़ा जब तक लाइट नहीं है तो चेहरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चलिए तब तक, जब तक नहीं आते हैं लोग तब तक रिवीजन कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले हमको ये जानना रहता है कि हिस्ट्री हमें पता कैसे चलेगी। तो जब हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें बेसिकली क्या है, दो स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लिटरेरी एविडेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो दो तरीके की चीजें हैं जिससे हमें इतिहास पता चलता है। चल रहा है पीछे? जिससे हमें इतिहास पता चलता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे हम ठीक है। तो मतलब इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं तो दो तरीके से इतिहास पता चलता है। साहित्यिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और लौकिक दो साहित्य होते हैं, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर होता है। तो रिलीजियस लिटरेचर में जो भारत में जिसका इतिहास जिससे हम जानने का प्रयास करते हैं, उसमें सबसे पहले वेद आते हैं। यानी कि आपने पढ़ा है कि वेद बेसिकली क्या है, चार वेद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में देखिए, वेद इनकी संख्या चार है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे भी हमें वैदिक कालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। वेद के बाद हम लोगों ने बात करी थी वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। देखिए वेदांगों की बात कही गई है। वेदों के अर्थों को सरल ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद तथा ज्योतिषी, ये वेदांग बोले जाते हैं। इसमें सवाल आपसे जैसे पूछा जाता है कौन सा वेदांग नहीं है, तो क्वेश्चन आएगा इसमें चार जो ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन इससे संबंधित नहीं होगा, तो आपको ये याद रखना है। वेदांग हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए उत्तर वैदिक काल में, हम लोग पढ़ते हैं कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। ठीक, तो वेदों की गद्य रूप में सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई, इन्हें इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ क्या है, इनकी रचना जंगलों में की गई, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता है। उपनिषद ब्रह्म विद्या, जैसे हमने बताया था कि दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन जो है, फिलोसफी है, वो हमें उपनिषद में मिलती है। इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, वेदांग और वेदांत में फर्क होता है। वेदांत है उपनिषद और वेदांग है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, ज्योतिष, निरुक्ति। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते एक टर्म है, ये कहां से लिया गया? ये क्वेश्चन आता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है ये सारी चीजें। ये मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि यज्ञ जो है टूटी हुई नाव है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से भी की गई है, ये भी मुंडकोपनिषद में मिलता है। श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, उपनिषदों से भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की भी जानकारी उस समय की मिलती है।
महाकाव्य काल हम लोगों ने बात करी, रामायण और महाभारत, दो को महाकाव्य बोला जाता है, प्राचीनतम महाकाव्य है। इनकी रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मानी गई है। रामायण देखिए, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस जो है रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। और तुलसीदास क्या है, मुगल काल में थे, ठीक। और ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक है। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उस समय के राज्य, उस समय के राज्यों के क्षेत्र, उस समय क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन सब की जानकारी हमें रामायण से मिलती है। तो एक तरीके से धार्मिक साहित्य भी क्या है, हमारे इतिहास जानने में मदद करते हैं। महाभारत काल है, देखिए इसका नाम जय संहिता, ये बहुत पूछा जाता है। इस ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास इसके रचनाकार हैं। इसके श्लोकों की संख्या 8800 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 1 लाख बताई गई है। इसमें महाभारत में जो पूछा जाता है पर्व कितने हैं, वो है 18 पर्व हैं। श्रीमद् इसी 18 पर्व में से भीष्म पर्व है, उसमें भगवत गीता मिलती है। महाभारत का युद्ध बताते हैं 950 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। 18 दिनों तक चलने वाला ये युद्ध जो है विश्व का सबसे बड़ा ये युद्ध माना गया, शुरुआती युद्ध है। ये सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। 5वें वेद के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि 5वां वेद अगर कहा जाता है तो क्या है? 5वां वेद महाभारत है। इसे किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ये खूब पूछा जाता है। पुराण, एक्चुअली कि ऐतिहासिक माना नहीं जाता, ये इसलिए नहीं है। ये जो है धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए इसको पूर्णतः जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते। ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो धार्मिक जो एविडेंस है उससे पढ़ते हैं कि तत्कालिक क्या परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन चूंकि इतिहास किस बात को मानता है? इतिहास ये मानता है कि वही इतिहास होता है जिसका कोई साहित्यिक स्रोत है। अगर साहित्यिक स्रोत है और इस साहित्यिक स्रोत को इस जो है कोई पुरातात्विक स्रोत इसकी पुष्टि करता है तो फिर वो इतिहास माना जाता है। ये दोनों है अगर, तो वो क्या माना जाएगा? वो इतिहास माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है हाँ, पुराण देखिए, पुराण की रचना किसने की? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा पुराणों की रचना की। इनकी संख्या कितनी है? 18। इसमें प्राचीन शासन की वंशावली मिलती है मुख्य रूप से। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है, सातवाहन वंश से संबंधित है। और आप जानते हैं सातवाहन वंश मौर्य काल के बाद का है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत जो है उस समय के अगर ये लिखे गए तो उस समय का। अब बौद्ध साहित्य ये भी क्या है? ये धार्मिक बौद्ध धर्म भी है। इनको 4 भागों में बांटा जाता है। जातक, जातक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म की पूर्व की कहानी, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की जो कहानी है उन्हें हम जातक ग्रंथ कहते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक हम लोगों ने बात करी थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कल ही बात की गई है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक, ये पिटक है। पाली एवं संस्कृत भाषा, तो वास्तव में अगर हम देखें बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में,
लेकिन जब हम जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्राकृत भाषा में पढ़ते हैं। जातक देखिए, हमने बताया जातक यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है, जातक ग्रंथ किसे कहते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्मों के पूर्व की कहानियां हैं। अजंता की चित्रकारी जातक कहानियों को दर्शाती है। अजंता कहाँ है? अजंता कहाँ है? अजंता महाराष्ट्र में है। त्रिपिटक क्या है? हम लोगों ने अभी बात करी, त्रिपिटक सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। पाली ग्रंथ है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सब पाली भाषा में है। ये हम लोगों ने बात करी कि जो भी अगर हमको मिलता है बौद्ध ग्रंथ तो मैक्सिमम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली में है। लेकिन बाद में बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है संस्कृत भाषा में भी होना स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए, ये बहुत पूछा जाता है, मिलिंद पन्हो। इसमें एक बौद्ध भिक्षु है और यूनानी है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? वार्तालाप होता, धार्मिक वार्तालाप होता है, जिसे मिलिंद पन्हो कहा जाता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर, कभी कभी मिलिंद लिखा होता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख है। ये कहा जाता है कि जो मिनांडर है ये इस वार्तालाप से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था, इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दो बौद्ध धर्म की दो बड़ी पुस्तक वो है, दीपवंश और महावंश। यहाँ पे ये दोनों श्रीलंका से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म बेसिकली श्रीलंका, सिंगल द्वीप और साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपों का इतिहास का वर्णन करता है। महावंश देखिए, दीपवंश और महावंश, ये महावंश है। इसमें बौद्ध धर्म के और मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। चूल वंश है, कैंडी साम्राज्य के विघटन की जानकारी है। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। हमने अभी आपको बताया था कि बाद में संस्कृत ग्रंथ भी लिखे जाने लगे, यानी कि बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए। उसमें पहला ग्रंथ है ललित विस्तार। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित पहला ग्रंथ है ललित विस्तार। दिव्यावदान, इसमें शुंग शासक और मौर्य शासकों का वर्णन मिलता है। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म से संबंधित। हमने बताया था जैन धर्म वास्तव में प्राकृत है और बाद में संस्कृत भाषा का शुरुआत होती है। जैन धर्म, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र जो है, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध और आचार विचारों का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र, ये भी बौद्ध धर्म का है। हम लोगों ने बात करी थी, कल ही बात करी कि 16 महाजनपद की जानकारी कहां मिलती है? भगवती सूत्र से लिस्ट मिलती है। इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विस्तार मिलता है। इसी में 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। ठीक है, कल हम लोगों ने बात किया था दर्शन के बारे में कि दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन से हैं। चारवाक दर्शन, इसे भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है, ये चारवाक है। इसी दर्शन को मानने वाले लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि जो जीवन है उसको जिया जाए। इसी में कहा जाता है ऋणम कृत्या घृणम प्रवेद, कर्ज लेके घी पियो, कौन जाने भविष्य में क्या होने वाला है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम है। वैशेषिक दर्शन के है कणद मुनि या उलूक मुनि। मीमांसा, अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा जैमिनी है और उत्तर मीमांसा बादरायण है। ये धार्मिक ग्रंथ है। अब हम लौकिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य की बात करेंगे। लौकिक साहित्य जो इतिहास को बताते हैं, लौकिक साहित्य में संगम साहित्य, ये वैसे क्योंकि है क्या, ये सबसे ज्यादा साउथ का वंश है। इस तरीके से अगर भारत देखें तो यहां पर संगम काल है। संगम में 3 वंश है, चेर, चोल और
पांड्य, ये 3 ऐसे वंश हैं जो सुदूर दक्षिण में है, प्राचीन भारत में। इन तीनों वंशों को मिलाकर संगम काल कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। कोई कुछ बताना चाह रहा है? अर्चना नहीं आ रही, चेक कर रही थी। आ रही आवाज आ रही है, ठीक। देखिए इसमें कहा गया है चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन। इसमें कविताओं की कुल संख्या 30,000 है। मुख्य समूह इसको थोड़ा याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, इसके जो ये वैसे आप लोगों से नहीं है, हिस्ट्री का जब टिपिकल कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछे जाते हैं। पेटिनेडिकल कणकुड़ुक्कम, ये बहुत टफ भाषा है। उत्पात में विभाजित किया गया। इसके बाद वाले समूह पुराने हैं। देखिए अब आ जाते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। लास्ट टाइम हम लोगों ने विवाह के प्रकारों की बात करी थी। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह। आर्य विवाह नहीं है, बेसिकली ये आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह है, इसे आर्य नहीं कहा जाएगा। प्रजापत्य विवाह है, ये 4 विवाह मान्यता इनको मिली थी। और 4 जो है गंधर्व विवाह, ये लव मैरिज है। असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, वो मनुस्मृति में मिलता है। हमने बताया भी था, हम लोगों ने बात करी थी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हुआ करता था। उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से जब विवाह करता था, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की स्त्री के साथ होता था, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ग की कन्या है और निम्न वर्ग का पुरुष है, इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में आते हैं, जैसे नारद स्मृति है, गुप्त वंश के विषय में इसकी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, जो लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना चाणक्य ने करी। इनका नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है और बेसिकली पुस्तक ये अर्थशास्त्र जो है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। यानी कि इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है तो कहेगा कि ये ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु बेसिकली क्या है? राजनीति है। इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है, ध्यान रखिएगा। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस, हम लोग ये किताब पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग मुद्रा राक्षस के बारे में लिख चुके हैं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी। मुद्रा राक्षस वैशाख दत्त की किताब है। इस नाटक, ये नाटक ग्रंथ है बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का उल्लेख है। अभी हम लोग जब आएंगे मौर्य वंश पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है, क्योंकि उसके पहले नंद वंश भारत में था। ये सब इतिहास जानने के स्रोत हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जब तक सब लोग नहीं आ रहे थे तो हमने रिवीजन कर लिया। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक है ये, और उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थितियों और उनके युद्धों का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित, हर्षचरित की बात हम लोगों ने करी थी। इनके हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो है बाणभट्ट द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें हर्ष और उनके जीवन से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। स्वप्न वासव दत्ता, ये भी किताब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये किताब जो है महाकवि भास द्वारा लिखी गई। इसमें वत्सराज उदयन, अभी 16 महाजनपद में जब हम पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद में एक जो राज्य था उसे वत्स बोला जाता था। ये इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी है, वहीं पे इसका जो है राजधानी हुआ करती थी। और चंड प्रद्योत के संबंधों की कहानी मिलती है। राजतरंगिणी, ये जो है पहली भारतीय ऐतिहासिक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाएगी। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इससे भारतीय इतिहास के
प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में लिखा गया। हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा गया। मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? मृक्षकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ शूद्रक द्वारा लिखा गया। गुप्तकालीन के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित ये विलहण द्वारा लिखा गया। ये भी कश्मीरी कवि हैं। ये चालुक्य शासकों के संबंध में इनके इतिहास की जानकारी मिलती है, विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के बारे में। कीर्ति कौमुदी ये किताब नहीं लिखी है शायद, इसको लिख लीजिए। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा लिखी गई है और चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी। अवंती सुंदरी कथा ये दंडी द्वारा लिखी गई किताब है। दक्षिण भारत के पल्लव इतिहास की जानकारी मिलती है। पल्लव एक वंश है दक्षिण भारत में, इसकी जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी आपने नहीं लिखा था, अवंती सुंदरी नहीं लिखा है, लिख लीजिए। अष्टाध्यायी पाणिनि ये क्या है? संस्कृत व्याकरण है, ध्यान रखिएगा, यही पूछता है। संस्कृत व्याकरण है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब देखिए इन किताबों को जानकारी देखिए क्या है। क्या हमें लग रहा है आप लोग इसमें से ज्यादातर किताबें जानते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, इंडिका मैगस्थनीज, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सत्य सहारिका सूत्र नागार्जुन, बुद्धचरित अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, स्वप्न वासवदत्ता भास, कामसूत्र वात्सायन, कुमार संभव कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमो वर्षीयम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र ये कनिष्क के शासनकाल के हैं। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, मृक्षकटिकम शूद्रक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। ये सारी किताबें, इन किताबों से एक किताब जरूर पूछी जाएगी। जो 5 किताबें आपके यहाँ आनी है उसमें से एक किताबें जरूर आएंगी। बैक कर दें। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक शासक है रामगुप्त, उसके हो गया। बृहत संहिता वाराहमीर और कथा सरित सागर सोमदेव। अब देखिए विदेशी लेखक और उनके साहित्य इतिहास, भारतीय इतिहास जैसे पता चलती है उनके बारे में जानेंगे। हेरोडोटस ये है फादर ऑफ हिस्ट्री, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और ईरान फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। यानी कि ये हेरोडोटस है। ये इसने जो किताब लिखी है बेसिकली हिस्टोरिका, और इसे इसलिए हिस्ट्री का फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। भारत और उस समय पर्सिया के बीच के संबंधों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मैगस्थनीज के बारे में है, ये मौर्य दरबार में आया था, सेल्यूकस का दूत है। अभी लास्ट में हम लोग सेल्यूकस निकेटर के बारे में जो पढ़ेंगे, इसके द्वारा रचित ग्रंथ इंडिका है जो मौर्यकालीन प्रशासन और कृषि का उल्लेख करती है। डायमेकस ये एक दूत था सीरिया नरेस एंटियोकस का, बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जो है कौन है? बिंदुसार अशोक का पिता है, यानी कि मौर्य शासक है। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। डायनोसियस ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक है, वहां का दूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के जो विदेशी संबंधों का उल्लेख मिलता है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे विदेशी संबंध बनाते हैं वैसे ये भी हुआ करता था। प्लिनी ये इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी है, नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशु पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का उल्लेख मिलता है। ठीक, फाहियान देखिए, फाहियान पहला भारत में आने वाला चीनी यात्री है। पहला चीनी यात्री है
जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक में भारतीय राजनीति और सामाजिक स्थितियों का उल्लेख किया है। तो इनकी बुक का नाम आपको ढूंढना है, यानी कि इसकी बुक कौन सी है। फाहियान ने कौन सी बुक लिखी? ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग जो है सम्राट हर्ष के दरबार में आया था, हर्ष के दरबार में आया था। ठीक, और जो है इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है सी यू की। इसकी पुस्तक है चाइनीज भाषा में सी यू की है। ये भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था और बौद्ध धर्म इसने नालंदा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा ग्रहण की थी, महायान शाखा की शिक्षा प्राप्त की थी। इसने बताया था कि इस समय नालंदा में जो प्राचार्य हैं वो क्या है? शीलादित्य हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी इसकी। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा वर्तमान में कहां है? बिहार में है। अगला यात्री है इत सिंह। ये भी चीनी यात्री है। 670 ईस्वी के आसपास भारत में आया था, भारत में भ्रमण किया था। इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब देखिए जरा, ये है मैगस्थनीज किसने लिखी? सॉरी, इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। जियोग्राफी किसने लिखी? टालमी ने। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? प्लिनी ने। ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है, ये किताब पूछी जाती है, इससे भारत के प्राचीन बंदरगाहों की लिस्ट मिलती है। इस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी और यूनानी लेखक है, लेकिन ये लेखक अज्ञात है। इस लेखक का पता नहीं चला है, इस बुक में इसका राइटर नहीं पता चला है, लेकिन बुक से भारतीय जो तत्कालीन बंदरगाह है जहां से भारत का व्यापार हुआ करता था उससे पता चलता है। फाहियान देखिए, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ह्वेनसांग, हिस्से एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एंड ये यहां पे खत्म होता है, ये है इत्सिंग की किताब है। वैन ली, लाइट ऑफ ह्वेनसांग, अलबरूनी की तहकीक हिंद है। इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। इस किताब का नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखिए, इतिहास में आर्कियोलॉजी, इसको जल्दी जल्दी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखिए कि हमें खुदाई से अगर कोई पुरानी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनसे इतिहास लिखने में मदद मिलती है, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख, जैसे मुद्रा, जैसे कोई स्मारक, ये क्या है? ये हमें मदद करते हैं। और भारतीय पुरातत्व का की स्थापना किसने की थी? पुरातत्व विभाग कनिंघम ने, इसलिए भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों के कालक्रम निर्धारण करने में मदद मिलती है। अगर कोई सिक्का जारी किया गया तो उसमें कभी राजा का नाम, कभी तिथि का नाम, तो वो भी हमें इतिहास लिखने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन सिक्कों का इतिहास है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ये खूब सवाल पूछा जाता है, यानी कि सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्रचलित हुआ। इसे पंच मार्क क्वाइन कहा जाता था या इसे आहत सिक्का कहा जाता था। इसमें बेसिकली ठप्पा लगाया जाता था। ये मुख्यतः चांदी धातु का होता था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का इंडो ग्रीक द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो ग्रीक द्वारा चलाया गया। हिंद यवन, भारत में जो सिक्का जारी किया गया सोने का वो इंडो ग्रीक द्वारा। और एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में
सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए वो कुषाण शासकों द्वारा। देखिए, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए, और भारत में सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। सातवाहन शासकों ने सीसा, हाँ, एक ऐसा राजवंश हुआ है भारत में जिसने सीसा और पुटीन के भी सिक्के जारी किए थे, वो है सातवाहन वंश। और अभी आप आगे पढ़ेंगे भारत में कि सांकेतिक मुद्रा भी जारी की गई थी। सांकेतिक मुद्रा भी जारी की गई थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। बता सकते हैं किसने जारी किया? अरे भाई बोलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी। तो सीसा और पुटीन के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं जारी किए, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में, सबसे कम सिक्के गुप्त काल में जारी हुए हैं। अब आते हैं अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख का मतलब है लिखा हुआ, जो कोई स्तंभ है, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए मिलते हैं, इन्हें अभिलेख का जो है अभिलेख कहते हैं। इसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे पुराना अभिलेख मिलता है हड़प्पा काल का है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा काल में एक अभिलेख मिला है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है। प्राचीनतम जो पठनी यानी पढ़े जा सकने वाले अभिलेख हैं वो अशोक के हैं। सम्राट अशोक है, मौर्य शासक है, जिसे पढ़ने के लिए 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने सफलता पाई थी। यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है, यानी कि किस समय कहां पे। ये जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये देख लीजिए। जूनागढ़ अभिलेख है, ये ध्यान रखने वाला बात है कि ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ये रुद्रदामन का है, रुद्रदामन फर्स्ट का अभिलेख है, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख है। तो भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये गुजरात के गिरनार में है। ठीक, एरण अभिलेख है, एन नहीं है, एरण है, ध्यान रखिएगा, एरण अभिलेख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक ऐसा अभिलेख है जो भारत ने अभिलेख की साक्ष्य प्रस्तुत करता है पहली बार सती प्रथा का। ये 510 ईस्वी का अभिलेख है, भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा की चर्चा मिलती है। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? एहोल अभिलेख, ये है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का है और ये रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप देखेंगे, ये जो चालुक्य शासक है ये उस समय का है जब यहाँ पर कन्नौज में हर्षवर्धन था और यहाँ पर चालुक्य शासक था। दोनों के बीच नर्मदा के तट पर लड़ाई होती है और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जीतता है और हर्ष पराजित होता है। क्या हुआ? ये देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, अभी हम लोग पेपर भी किए थे, उसमें आया था। ये कलिंग शासक खारवेल का है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास के क्रमबद्ध जो घटनाओं का जो जानकारी मिलती है, ये पहला अभिलेख है जो ईस्वी वार का मतलब है क्रमवार घटनाक्रम को दिखाता है। इलाहाबाद अभिलेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, ये मूल रूप से बेसिकली अशोक का है, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने इसमें प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई। और प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख भी मिलता है। और बाद में मुगल शासक जहांगीर ने भी अपने संदेश इस पे लिखवाए। मास्की गुर्जर अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, अशोक के
अशोक को सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक के ही हैं, और अशोक को अभिलेखों में देवानामपीय कहा जाता है। अभिलेखों में इसका नाम देवानामपीय है। लेकिन 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो उसमें पहला है मास्की, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है नेट्टूर, चौथा है उदयगोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है। ये दोनों अभिलेख अशोक सम्राट के, जिसमें क्रमशः अशोक को प्रियदर्शी और अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। भाब्रू अभिलेख और रुम्मनदेही अभिलेख, ये अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आस्था दिखाता है। रुम्मनदेही अभिलेख ये है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। वहां पर एक अभिलेख मिलता है कि वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने टैक्स कम कर दिया था, यानी कि अन्य राज्य के क्षेत्रों की तुलना में वहां पर टैक्स इन्होंने घटा दिया था। ये अभिलेख की जानकारी मिलती है रुम्मनदेही अभिलेख में। रूपनाथ अभिलेख, ये अशोक के शैव धर्म में आस्था को दिखाता है। परसिपोलिस और नक्श रुस्तम, ये एक अलग अभिलेख है, यहां से हटा दीजिए इसको, परसिपोलिस या इसे। इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। ये 9 नंबर है, आप इसको 9 नंबर कर सकते हैं। देखिए 9 हट गया, उसमें 2 दे दिए गए। बोगज को, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसको ध्यान रखिएगा। 1400 ईसा पूर्व का है। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है भारत में, और भारत में नहीं है, ये एशिया माइनर में है, यानी कि फारस, भारत और ईरान के बॉर्डर पर अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में भारतीय 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। यही पूछा जाता है कौन से देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोगज कोई अभिलेख है, एशिया माइनर से मिला है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब अभिलेख देखिए, महास्थान किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। एक और अभिलेख है इनका, सोहगौरा। सोहगौरा और महास्थान 2 ऐसे अभिलेख हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है, और ये बताते हैं इनके अंतिम काल में, यानी कि अंतिम समय में अकाल पड़ गया था। और इस अभिलेख से यह भी पता चलता है, इस अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म स्वीकार करके जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे। ये पूरा शासन त्याग करे, श्रवण बेलगोला चले गए थे। वहीं पर इन्होंने संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति जो है वो है भूखे रहकर बिना भोजन किए हुए प्राण त्याग देना, संलेखना पद्धति कहलाता है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बेसिकली ये यही है गिरनार अभिलेख। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। ये पहली बार संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, समुद्रगुप्त से संबंधित है। लिखी किसने, हरिसेन ने। हरिसेन कौन है, समुद्रगुप्त का दरबारी है। उदयगिरि अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त गुप्त शासक से संबंधित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है, और पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है इसमें। अभिलेखी साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। ग्वालियर अभिलेख भोज का है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। हेलो, हाँ बताइए, कोई आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अर्चना, हाँ ठीक। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री का है, ये सातवाहन है। और ध्यान रखिएगा, जहां पर गौतमी
पुलमावी, इस तरीके के नाम आए। सातवाहन शासक है, ये भारत का एकमात्र शासक है जो मातृसत्तात्मक है। यहाँ माँ का नाम पहले लिखा जाता है, स्त्रियों का नाम पहले होता है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है। एहोल अभिलेख अभी हमने बताया था पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे किसने लिखा था? रविकीर्ति ने लिखा था। स्मारक देखिए तक्षशिला, ये क्या है? ये वास्तव में एक शिक्षा का केंद्र था, यानी कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा केंद्र था। यहीं पर कौन पढ़ रहा था? चाणक्य यहीं का जो है शिष्य था। अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया में है। बोरोबुदुर मंदिर है, ये जावा में है। यहां से अनेक प्रतिमाओं का पता चलता है। इन देशों में भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध है। देखिए क्विक रिवीजन में देखिए ब्राह्मण साहित्य है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं। ये त्रिपिटक कहलाते हैं। महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र। जातक कथाएं क्या है? जातक ग्रंथ क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य। हर्षचरित, बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी, कल्हाड़। देखिए 12वीं शताब्दी की पहली ऐतिहासिक पुस्तक। सर्वाधिक अभिलेख अशोक के हैं, जिन्हें पहली बार जेम्स प्रिंसेप, ये ध्यान रखिएगा, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। कलिंग खारवेल जो है, खारवेल शासक है और इसका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसकी विशेषता क्या है? तिथिवार, क्रमवार इसमें हिस्ट्री लिखी गई। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी, हरिसेन द्वारा लिखी गई। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख है। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें हैं। अब ये 1837 जेम्स प्रिंसेस अशोक के अभिलेखों को पढ़ा इन्होंने। सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। कहां मिला? एशिया माइनर में। 4 जो है वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने जारी किए। भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता है, या इन्हें पंच मार्क सिक्के कहा जाता है। या तो आहत सिक्के कहेंगे या पंचमार्क सिक्के कहेंगे। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। सामवेद में, जो सामवेद क्या है, किस शैली में है? गायन शैली में है। उपनिषद में दर्शन है, अध्यात्म है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांग क्या है? वेदांग बताइए जरा। हाँ हाँ बताइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। वेरी गुड। ये आसान बनाने के लिए बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आगम साहित्य, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है और प्राकृत भाषा में है। ये ज्योति कौन है? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य या तो प्राकृत भाषा में है या संस्कृत भाषा में है, और बौद्ध साहित्य या तो पाली भाषा में है या संस्कृत भाषा में है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका है।
टेरी प्लस ऑफ द एरेथियन सी को के लेखक को का पता नहीं है, लेखक यूनानी है, लेकिन भारत के बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। फायान की रचना, यही हमने आपको होमवर्क दिया था, फू को की बेसिकली होता है फू को की, ये फायान की रचना, यही आपको होमवर्क दिया था, फायान की किताब क्या है। जबकि सीयू की किसकी है, सी यू की, ये वैनसांग की है और ये फायान की है। इसको इसको ये भी कहा रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। वैनसांग के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है, सियूकी कहा जाता है। अलबरूनी की रचना तहकीक हिंद या किताबुल हिंद कही जाती है। कलहड़ राज तरंगिणी। भारतीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में बटा था, 4 भागों में बटा था। धार्मिक साहित्य को हिंदू धर्म और ये सब हो चुका है, ये लोग हम लोग कर चुके हैं। पिटकों की रचना पाली भाषा में श्रीलंका में की गई। दक्षिणी बौद्ध मंत्र के कौन कौन से हैं, दक्षिण भारत के महावंश और द्वीपवंश है। बुद्धकालीन रचना किस रचनाकार द्वारा, बुद्ध चरित बुद्ध चरित किसने लिखा, अश्वघोष ने कनिष्क के शासनकाल में लिखा। जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। भगवती सूत्र के बारे में बताइए, कुछ पता है आपको, भगवती सूत्र के बारे में आपको बताया है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। हाँ, एक किताब है हेमचंद की परशिष्ट पर्वन, जैन धर्म से संबंधित, इस बुक को लिख लीजिए, परशिष्ट पर्वन, ये जैन ग्रंथ है। हेमचंद ने। जरा ये 3 ग्रंथ है इनका, इसका राइटर बताइए। प्रियदर्शिका, नागानंद, रचना रत्नावली, याद आया। अरे सम्राट हर्षवर्धन। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। ठीक, राज तरंगिणी कलहड़ द्वारा लिखी गई। रसमाला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतंग प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा लिखी गई। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास की रचना स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये किसकी है, भास की दोनों रचनाएं हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अभिलेखों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल किसका है, अशोक का। अशोक के अभिलेख, कलिंग राज का खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त मौर्य का महरौली स्तंभ। ये ध्यान रखिएगा, महरौली स्तंभ लेख है वही जो लौह स्तंभ है, ध्यान रखिएगा, लौह स्तंभ। ये हम लोग कल चर्चा किए हैं, ये लौह स्तंभ कहां पर है, दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर लोहे का स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है।
सातवाहन शासकों कुषाण शासकों के संबंध में मुख्य रूप से सिक्कों पर निर्भर रहना पड़ता है। गुप्त काल के अधिकांश सिक्कों विष्णु और गरुड़ पुराण में के चित्र अंकित होने से प्रतीत होता है। गुप्त विष्णु शासक के उपासक थे। विदेशों में प्राप्त कौन से स्मारक भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायक हुए? देखिए, जावा का बोरोबुदुर मंदिर, प्रबन्नम मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, बोर्नियो में है मुकरकमन में मिली विश्व की प्रसिद्ध मूर्ति, मलाया में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय धर्म का प्रसार था। प्राचीन भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किन किन विदेशी विवरणों का उल्लेख मिलता है? यूनानी, चीनी, ठीक है, हेरोडोटस, निरयाकस, मैगस्थनीज, ये सब विदेशी हैं। मैगस्थनीज की रचना चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई। मेंडिका चीनी यात्री फायान के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल? चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। तिब्बती विवरण, जो तिब्बती विवरण कौन कौन से? कंगुर या तैयूर या तिब्बती अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को स्टार्ट करना है आज 16 महाजनपद से। ये हड़प्पा का है। हड़प्पा हम लोगों ने बात किया था। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा के साहिवाल जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी रिवीजन के टाइम में फिर से एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं जहां कल हम लोगों ने छोड़ा है, नहीं तो हम लोग रिवीजन में ही फंसे रहेंगे। किसी भी तरीके से नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लेना है, जिसके बाद रिवीजन करने का पर्याप्त टाइम रहे। दूसरी स्लाइड लगानी पड़ेगी। चलिए हम वैसे कर लेते हैं, स्लाइड से नहीं करेंगे, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कल हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कल हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? पहले तुलनात्मक रूप से थोड़ा देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन जो महावीर स्वामी है, जैन परंपरा के अनुसार ये 24वें तीर्थंकर है, यानी कि इससे पहले जैन धर्म में 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं। 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो 23वें का उल्लेख मिलता है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है। वेरी गुड, पार्श्वनाथ है। जबकि पहले कौन थे? वेरी गुड, ऋषभ देव थे। जो पार्श्वनाथ हैं, इनके बाद में आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने वास्तव में जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। हम लोगों ने इतिहास का जो अध्ययन करना स्टार्ट किया था, वहां हम लोगों ने देखा था कि जैसे सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक काल में देखा, राजनीतिक विकास होता है तो जन होते हैं। उत्तर वैदिक काल में यही जन जो है जनपद बन जाते हैं, और ये जनपद अब क्या है, बौद्ध और जैन टाइम में महाजनपद बन। तो महाजनपद जो है ये 16 है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो अभी हम लोग, आज का टॉपिक हम लोगों का है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की सूची और 16 महाजनपद टॉपिक करते हैं। महाजनपद काल, इसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल भी कहते हैं। 16 महाजनपद, सबसे पहले हम स्रोत जाने, कहां से हमें पता चलता है 16 महाजनपद। तो बताइए कौन से स्रोत हैं? वेरी गुड, अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, यहां से 16 महाजनपद की सूची मिलती है। और भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध ग्रंथ है और ये जैन ग्रंथ है। इनसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी कि गौतम बुद्ध या जैन का जिस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब उदय हुआ, तो उस समय भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उस समय जो मेन 16 महाजनपद है उनके बारे में जानकारी, क्योंकि इसी के बाद भारत में साम्राज्य स्थापित होता है। तो 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको महाजनपद याद करने होंगे बेसिकली। तो 16 महाजनपद के साथ साथ, जो 16 महाजनपद है, इनके साथ साथ 10 गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। आकांक्षा, आवाज आ रही है आपको? आकांक्षा, सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है। जब आप क्वेश्चन का आंसर ना देना हो तो सबसे बढ़िया बात है, मोबाइल हमारे पास, हम चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। अर्चना, अर्चना सुनाई पड़ रहा है? जी। बताइए गणराज्य किसे कहते हैं? क्वालिटी में हम लोग बात किए थे गणराज्य की। सर, नहीं, लोकतंत्र अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गणराज्य किसे कहते हैं? नहीं नहीं, आगे देखते हैं। चंद प्रकाश जी बताइए। अर्चना, आपका टाइम खत्म। हाँ बताइए, गणराज्य किसे कहते हैं? नहीं 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 नहीं, चंद प्रकाश जी, दो आपका लिंक जुड़ा हुआ है क्या, दो मोबाइल से? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप
आपका समय खत्म। दिव्या, रिपब्लिक किसे कहते हैं? व्हाट इज रिपब्लिक? हाँ हाँ, मतलब वो इंग्लिश में है, दिव्या से पूछ रहे हैं। व्हाट इज रिपब्लिक, गणराज्य किसे कहते हैं? क्या करी? अभी अर्चना बताना नहीं आपको, ठीक है? हर्षित भैया बताइए। हाँ ऋषि बताए, ऋषि बताना चाह रहे हैं, बताइए। सब किसी देश में जब पैतृकता के हिसाब से चुनाव नहीं होता कि राजा को बेटा राजा। पहुंच गए वहां तक, वेरी गुड, पहुंच गए। लेकिन इसका आंसर मैंने लिखवाया है। ऐसी शासन प्रणाली जहां का राष्ट्र प्रमुख वंशानु नहीं नहीं, राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाए। यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, जो राष्ट्र प्रमुख होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाएगी? रिपब्लिकन कहलाएगी। ये सवाल खूब पूछा गया है। गणराज्य किसे कहता है? जैसा अभी इन लोगों ने सबने बताया कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, ये सब गणराज्य नहीं होता है। इसका मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है। बट गणराज्य का मतलब है ऐसी शासन प्रणाली जहां का मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। इसीलिए भारत क्या है? भारत है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी भारत है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो किस फॉर्म में है? रिपब्लिकन है। लेकिन अगर हम ये ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है राष्ट्र प्रमुख क्या है? वंशानुगत होता है। राइट, चलिए। तो इसका मतलब है भारत में प्राचीन काल में 10 गणराज्य भी हुआ करते थे, जब 16 महाजनपद है। तो 16 महाजनपद में चाहो तो आप मैक्सिमम चीजों को लिख सकते हैं, जिसमें मुख्य जो गणराज्य, जो मुख्य मुख्य नाम है, उनको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन समझिए क्या है, 16 महाजनपदों में पहले महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अस्मक, अवंती, अवंती, कितने हो गए? दो, दो चार, सात, अच्छे 13, दो नहीं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, अभी 4 है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, कुरु, पांचाल, मत्स्य।
हाँ देखिए कोई बता रहा है, बताइए बताइए। काम्बोज गंधार, वेरी गुड, काम्बोज गंधार। और बताइए, दो अभी और हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अस्मक, अवंती, काम्बोज गंधार। अरे भाई कोई लोग बताइए। 15 और 16। इतनी देर शुक्ला जी होते तो गूगल करके हमें बता देते। हम्म। है ऑनलाइन नहीं शुक्ला जी। हाँ कौशल तो हो गया, कौशल ये सूरसेन, वेरी गुड, सूरसेन। ये मथुरा है बेसिकली। हम्म। और एक एक कोई और, वेरी गुड, चेद हो गया, मत्स्य हो गया, चेद हो गया। लिस्ट मिली आपको, नहीं मिली? मैं ये ढूंढूं क्या? हाँ हाँ हाँ, वत्स, वेरी गुड। अभी उदयन की बात कर रहे थे, वत्स, बस 16 है। अब बताते हैं आपको, छोड़ दीजिए, हो गया। ये मैक्सिमम महाजनपद जो है बिहार में थे। इसमें जो कंबोज और गंधार है ये आज पाकिस्तान में है। ये बेसिकली अफगानिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ये अवंती जो है ये उज्जैन है। इसकी दो राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। अवंती की दो राजधानियां हैं, उज्जैनी और माहिष्मती। तो बेसिकली अगर मैप में आप देखेंगे इस तरीके से, तो यहां पर है अवंती, ये है अवंती। इसकी दो राजधानियां थी, एक राजधानी है उज्जैनी और दूसरी राजधानी है यहां पर माहिष्मती। ठीक, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, आई थी, उसमें माहिष्मती राज्य का उल्लेख मिलता है, वो बाहुबली में, वेरी गुड। तो यहां पर है मगध। आपको सारा इतिहास अभी मगध के आसपास ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इस सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद होता है मगध। मगध की तमाम राजधानियां हैं, बदलती भी रही हैं। मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, ये तमाम राजधानियां रही हैं। और यही है क्या, आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे है, ये है अस्मक। ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें तो ये यहां पर है, यही पूछा जाता है। ये, इसकी राजधानी थी पोटली, इसकी राजधानी पोटल थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, 16 महाजनपद में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली थी। और दो महाजनपद हमने यहां बताए हैं, कंबोज है और ये गंधार है। ये बेसिकली आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, क्योंकि उस समय भारत का ही पूरा एरिया हुआ करता था। सर क्लास ले रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ गई। ठीक। हाँ, ध्यान दीजिए, अंग जो है ये बिहार का भागलपुर का क्षेत्र है, ये है भागलपुर। और इसकी राजधानी थी चंपा, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी हमने बताई, काशी की राजधानी है वाराणसी, वाराणसी। और कोसल की दो राजधानियां हैं, ध्यान रखिएगा, कोसल की दो राजधानियां हैं, ये खूब पूछा जाता है। एक है अयोध्या, वेरी गुड, दूसरा है श्रावस्ती।
दूसरा है श्रावस्ती। अयोध्या और श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती मुख्य रूप से बौद्ध केंद्र बन जाता है बाद में। गौतम बुद्ध पूरे महाजनपदों में घूमते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षावास वो कहां बिताते हैं? श्रावस्ती में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किस महाजनपद में बिताए? तो उसमें कोसल नाम होगा। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। यहीं पर जो है उनको अंगुलीमाल डाकू भी मिला था, उसको उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वज्र जो है ये बिहार के वैशाली क्षेत्र का इलाका है, इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल है, ये जो है मल्ल, ये पडरौना का इलाका है। पडरौना, पावा और कुशीनारा कुशीनगर और पावा पडरौना का क्षेत्र है। ये जो है चेदी जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसकी राजधानी सूक्तमती थी। तो इसकी राजधानी सूक्तमती थी। मल्ल है, दो राजधानियां थी, पावा और कुशीनारा, यानी कि पडरौना और कुशीनगर। कुरु, ये है दिल्ली का, वो हरियाणा का क्षेत्र जहां, हाँ कुरुक्षेत्र। पांचाल, ध्यान रखिएगा, पांचाल ये बरेली का है, रोहिलखंड का क्षेत्र। इसकी राजधानी दो थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। ये रोहिलखंड का क्षेत्र है, अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्य जो है ये राजस्थान का कोटा है, बेसिकली कोटा का क्षेत्र है। आसमक दक्षिण भारत में है। अवंती हमने बताया कि उज्जैनी महासमती है। कंबोज गंधार उधर है। सूरसेन मथुरा का है। और वत्स जो है ये है इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और ध्यान दीजिएगा, यहां से कौशाम्बी से एक राजप्रासाद, जिसे महल कहते हैं आप, ये काष्ठ निर्मित प्राप्त हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी। काष्ठ निर्मित महल वत्स शासक, वत्स से प्राप्त हुआ है। यहां का शासक था वत्सराज उदयन। वत्सराज उदयन। अभी जब चर्चा आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे अवंती के बारे में। उस समय जो ताकतवर शासक थे, यानी कि जो बहुत शक्तिशाली राज्य थे, उनमें मगध था, ठीक, कोसल था, काशी भी कह सकते, वज्र संघ बहुत जो है पावरफुल था। इसके अलावा अवंती पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। वत्स पावरफुल थे। ये बहुत पावरफुल राज्य थे। तो इसमें वो राजा जो अपने राज्य को बढ़ा के बड़ा एरिया बनाना चाहते हैं, यानी कि महाजनपद जो है ये महाजनपद है, और इन्हीं महाजनपद से कोई एक राज्य होगा जो सभी राज्यों को अपने में मिला लेगा, और तब बन जाएगा साम्राज्य। और महाजनपद के बाद जब साम्राज्य बनता है तो साम्राज्य किसका बनेगा? मगध का बनेगा। यहां पर ऐसे शासक हैं जो सभी को धीरे धीरे अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तब भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। यहां से भारत की ऐतिहासिक शुरुआत होती है, जिसे बोलते हैं मगध साम्राज्य का उदय। और मगध साम्राज्य का उदय में ध्यान दीजिएगा, इन सभी राज्यों में राजा हैं, और ये जो राज्य हैं इनमें मगध में हर्यक वंश, और हर्यक वंश से ही भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, और अभी हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद लिख लीजिए, और 16 महाजनपद की एक दो राजधानियां लिख लीजिए, जैसे पूछा जाता है। अंग की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी जो है ये भागलपुर, वर्तमान भागलपुर है। चंपा, हाँ भागलपुर का क्षेत्र है, राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली बदलती रही है। काशी की राजधानी वाराणसी है। कोसल की दो राजधानियां हैं, अयोध्या है और श्रावस्ती है। वज्र संघ की राजधानी वैशाली है। मल्ल की दो राजधानियां हैं, पावा और कुशीनारा।
चेद की राजधानी ये बुंदेलखंड में है। सूक्तिमती या सुक्तिमती है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। विराटनगर वास्तव में कोटा है, विराटनगर है। अस्मक की राजधानी आपको बताई है, पोटली है। कहां पे बताया था? हाँ, अस्मक की राजधानी पोटली है। अवंती की दो राजधानियां बताई, उज्जैनी और मायास्मती बताई। कंबोज की राजधानी राजपुर है, राजपुर। और गंधार की राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और वत्स की राजधानी है कौशांबी। ठीक है, ये है 16 महाजनपद। अब इस 16 महाजनपदों में अभी जब हम हर एक वंश पढ़ेंगे तो हर एक वंश में उसके साथ साथ जिन राज्यों में जो वंश है उनके शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब 16 महाजनपद के साथ साथ हम लोग पहला ऐतिहासिक वंश स्टार्ट करेंगे, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, दो शासक होते हैं, एक बिंदुसार होता है, एक बिंबिसार। बिंदुसार मौर्य शासक है, संस्थापक बिंबिसार। ये कहां का है? मगध का है। मगध क्या है? 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था। अब ये क्या क्या करता है बिंबिसार? बिंबिसार बहुत चालाक है। बिंबिसार को आप नरेंद्र मोदी मान सकते हैं। ये युद्ध नीति, कूटनीति और विवाह नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ध्यान दीजिए, राज्य बढ़ाएगा कैसे? जो कमजोर राज्य होंगे उनको पराजित कर देगा। यहां पे मगध है, यहां पे चंपा है, यहां पे अवंती है, यहां पर जो है वत्स है। यहां पे बगल में वैशाली है, यहीं पे बगल में क्या है? कौशल है। ध्यान रखिएगा, रेड कलर में कौशल है, ये सॉरी, ये चंपा है, और वैशाली, चंपा, और ये है वत्स, और ये है अवंती। ये है मगध। ध्यान रखिएगा, मगध। तो मगध क्या करता है? अंग राज्य को पहले ही पराजित करता है युद्ध में। युद्ध में पराजित। अंग क्या है? कमजोर राज्य है। अंग महाजनपद को पराजित करता है, जिसकी राजधानी चंपा होती है। इसको तो युद्ध के द्वारा पराजित करता है, अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। तो अंग को पराजित करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब क्या बचता है? अब ये युद्ध नीति का प्रयोग करता है। युद्ध नीति पहले, सॉरी, विवाह नीति। पहले युद्ध नीति हो गया, अब विवाह नीति। तो विवाह क्या करता है? इसने कौशल शासक, कौशल इस समय, कौशल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती। यहां का शासक होता है प्रसेनजित।
यहां का शासक है प्रसेनजित। प्रसेनजित को पराजित करता है युद्ध में, मतलब युद्ध होता है जिस मतलब सॉरी प्रसेनजित ताकतवर होता है, तो जीत पाने की संभावना इससे होती नहीं है। तो ये बहुत स्मार्ट है, यानी कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये क्या करता है, यहां प्रसेनजित की बहन होती है कोसला देवी, इनसे विवाह कर लेता है। कोसला देवी इनसे विवाह कर लेता है तो संबंध मधुर हो जाते हैं। तो कौशल कभी मगध पर आक्रमण करेगा इसका डर खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये कोसला देवी से विवाह कर लिया। यहां पर एक बड़ा सा गणराज्य है, ये है लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य है और इसकी राजधानी है वैशाली, और ये बहुत ताकतवर गणराज्य है। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह कर लेता है। चेलना, सॉरी, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह कर लेता है, तो लिच्छवी गणराज्य से इसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। इधर यहां इससे विवाह किया और चेलना से विवाह कर लिया। अभी ताकतवर राज्य है ये अवंती। अवंती का शासक है चंड प्रद्योत। अवंती का शासक कौन है, चंड प्रद्योत। समय, कभी कभी शासकों का समय भी साथ देता है। नरेंद्र मोदी का दे रहा है, राहुल गांधी का नहीं दे रहा है, तो समझ लो मैंने बताया कि ये नरेंद्र मोदी है। चंड प्रद्योत बीमार हो गया, ये कूटनीति है इसकी। चंड प्रद्योत बीमार हो गया तो इसने क्या कहा, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, नाम है जीवक, राजवैद्य जीवक को भेजा और कहा जाओ उनकी चिकित्सा करो। जीवक ने जाकर चिकित्सा की और चंद्रप्रद्योत जो है उसके प्राण बच गए। चंद्रप्रद्योत का एहसान हो गया तो उसने कभी भी मगध पर आक्रमण नहीं किया। तो उसने इस तरीके से अपने आसपास के राजाओं को बांध के रखा, अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया। लेकिन ध्यान दीजिए हुआ क्या, इसका बेटा है, वो बहुत दिन तक इंतजार नहीं कर पाता है, वो राजा बनना चाह रहा है। तो इसका बेटा है अजात शत्रु, अभी आगे इसकी बात करते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु अपने पिता को कैद कर लेता है, जेल में डाल देता है और बाद में उसकी हत्या कर देता है और राज्य पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही अजात शत्रु अपने पिताजी को मारता है, वैसे ही उसके संबंध कहां से बिगड़ जाते हैं, कौशल से बिगड़ जाते हैं और लिच्छवियों से बिगड़ जाते हैं। तो जब, क्योंकि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन है और उसकी बहनों को मारा तो युद्ध होता है। युद्ध में प्रसेनजित पराजित हो जाता है, किससे, अजातशत्रु। प्रसेनजित पराजित होता है तो युद्ध के बाद संधि होती है और संधि में प्रसेनजित अपनी बेटी का विवाह कर देता है उनसे। और काशी इस समय मगध शासक के काशी इस समय जो है कौशल शासक के अंडर में, काशी दहेज में दे देता है। तो इस तरीके से फिर से मगध का साम्राज्य बढ़ गया और फिर से इनके संबंध अच्छे हो गए। दूसरा क्या किया, इस समय लिच्छवी जो है बहुत शक्तिशाली है, लिच्छवी भी नाराज हो गए। तो इसने क्या किया, जो अजातशत्रु है इसका एक कूटनीतिक है वत्सकार, वत्सकार डिप्लोमैट है इसका वत्सकार। वत्सकार को ये अपमानित करके भगा देता है। ये इसकी चाल होती है, वत्सकार की भी चाल होती है, तो अपमानित करके भगाता है। वो जाके लिच्छवी गणराज्य में शरण लेता है और कहता है कि हमें अपमानित करके भगाया गया है। तो ये लोग शरण दे देते हैं और वो धीरे धीरे प्रभावित करके एक महत्वपूर्ण अपना विश्वसनीयता बना लेता है। ये इसकी चाल है और लिच्छवी गणराज्य में वो फूट डाल देता है। और जब फूट पड़ जाती है तब अजातशत्रु को संदेश भेजता है कि अब आप अटैक कर दो, अब आप जीत जाओगे। तब लिच्छवियों पर अजातशत्रु अटैक करता है और लिच्छवी गणराज्य को पराजित करके मगध में मिला लेता है। ये भारत का पहला ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, यानी कि पहली बार इनमें ऐसे अस्त्रों का प्रयोग हुआ है जिसमें गोला फेंके जाते थे।
इसमें जो अस्त्रों का प्रयोग हुआ है इसे शिलाकंटक और रथ मूसलक बोला जाता था। खैर ये पहला युद्ध हुआ। अब धीरे धीरे ये जो वंश है, इस वंश के जो संस्थापक हैं वो अपने पिता को मार रहे हैं हर बार, ये परंपरा बन गई। तो इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो एक दो चीजें लिख लीजिए इसमें, जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं लिखिए। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार ने अंग को युद्ध के द्वारा, अंग महाजनपद को युद्ध के द्वारा, अंग को युद्ध के द्वारा, कौशल को विवाह नीति के द्वारा, कौशल तथा लिच्छव गणराज्य को विवाह के द्वारा, और अवंती शासक को कूटनीति के द्वारा, अवंती शासक को कूटनीति के द्वारा अपने साम्राज्य में शामिल करता है, अपने साम्राज्य में शामिल करता है। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कुशला देवी, कुशला देवी तथा लिच्छिव राजकुमारी चेलना से विवाह करता है। जबकि जबकि अवंती शासक चंड विद्युत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है। जबकि अवंती शासक चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है। इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है और अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। नेक्स्ट लिखिए इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु। इसे कुणिक कहा जाता है, ये कुणिक है अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया। कौशल नरेश
प्रसेनजित को पराजित किया और बाद में उसकी पुत्री से विवाह किया। वज्र संघ को पराजित किया, किसकी मदद से? वज्रकार की। यही भारत का सबसे बड़ा पहला युद्ध होता है, वज्र संघ में जो युद्ध होता है। कुशल नरेश को पराजित करता है तो क्या मिलता है इसको? काशी, दहेज में मिल जाता है। अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन द्वारा कर दी जाती। अगला शासक है उदयन, इसने भी अपने पिता की हत्या करी। पहले राजधानी इसके समय में क्या थी? राजगृह थी, राजगृह राजधानी है। इसने एक नया नगर बसाया, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर बसाया और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और इसे राजधानी बनाया। अजातशत्रु के समय में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु जब शासक था तो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन होता है राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत होती है। बेसिकली ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, धार्मिक एक कॉन्फ्रेंस है। महाकश्यप इसका अध्यक्ष होता है। पहली बौद्ध संगीत महाकश्यप इसका अध्यक्ष होता है। राजगृह में होती है, अजातशत्रु शासक है, ठीक है। उदयन आ गया, ये जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, यही इसके बारे में महत्वपूर्ण है। इस वंश का अंतिम शासक, यानी कि हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक है, नागदशक है। इसकी हत्या शिशुनाग द्वारा की जाती है। शिशुनाग, और शिशुनाग बेसिकली क्या है? एक अमात्य होता है और ये एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे कहा जाता है नाग वंश। यानी कि अब जो है मगध पे किसका शासक है? नाग वंश का। ये अंतिम शासक हर एक वंश का है। हर एक वंश के अंतिम शासक की हत्या शिशुनाग करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, इसको कहा जाता है नागवंश, ठीक है। तो अगला शासक है नागवंश या शिशुनाग वंश कहते हैं, संस्थापक इसका शिशुनाग है। शिशुनाग ने क्या क्या जीता? अवंती जीता, मतलब जो शासक हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। अवंती जीता, वत्स और कौशल, वत्स और कौशल, इन तीनों महाजनपदों को कहां मिला लिया? मगध में मिला लिया। अब और उसका एरिया बड़ा हो गया, यानी कि शिशुनाग ये क्या करता है? अवंती को और वत्स को और कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसका जो उत्तराधिकारी है, हाँ, शिशुनाग क्या करता है? राजधानी अपनी बदलता है, राजधानी अपनी ले आता है वैशाली।
कुछ ग्रंथ कहते हैं, कुछ किताबें कहते हैं वैशाली इसकी दूसरी राजधानी थी, लेकिन ये अपनी राजधानी को बदल लेता है, राजधानी ले आता है यहाँ। इसका उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी है कालाशोक। कालाशोक किस वंश का शासक है? हाँ, नागवंश का शासक है। ठीक, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। द्वितीय बौद्ध संगीत यानी कि सेकेंड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है बुद्धिज्म की, दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और ये बौद्ध संगीत जो है वैशाली में आयोजित होती है। इस बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया जाता है। इस बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का जो मुखिया है, वो काकवर्ण है। काकवर्ण। इसे सावक मुनि भी कहा, सर्वकामी भी कहा जाता है, सर्वकामी या कालाशोक भी कहा जाता है। इसे सावक मुनि, कालाशोक के शासनकाल में सावक मुनि या सर्वकामी कहा जाता है। ये अध्यक्ष है इस दूसरी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहां होता है? राजगृह में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है। महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है। राजा कौन होता है? अजातशत्रु होता है। दूसरी जो बौद्ध संगीत होते हैं उसमें राजा कौन है? बोलो। कालाशोक है। कहां होती है? वैशाली में होती है, सॉरी वैशाली में होती है। और कौन है? सावक मुनि या सर्वकामी। सावक मुनि या सर्वकामी ये है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। इस वंश का अंतिम शासक है नंदिवर्धन। नंदिवर्धन, ध्यान रखिएगा, इसकी हत्या करता है महापद्म नंद। महापद्म नंद। और किस वंश की स्थापना करेगा ये? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करता है। इधर है क्या चीज? यहां रखी, यहाँ है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये है महापद्म नंद। इसने नंदवर्धन की हत्या की और नए वंश की स्थापना की जिसे नंदवंश कहा जाता है। नंदवंश को शूद्र वंशी वंश माना जाता है। ये संस्थापक है, लेकिन इसका अंतिम शासक ही महत्वपूर्ण है, वो है घनानंद। घनानंद, लेकिन ये बहुत, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य बड़ा हो चुका है और बहुत ज्यादा रिच एरिया है। घनानंद जिस समय शासक होता है, उस समय जो घटना होती है, उस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। यहां पर है मगध, और मगध में शासक है किसका? शासन है घनानंद का। घनानंद किस वंश का है? नंद वंश का। और ये कैसा एरिया है? बहुत रिच एरिया है। इसको सुनकर इधर से कौन आता है? सिकंदर आता है, बड़ी सेना लेके।
आता है यहां पर पहले एक छोटा राज्य है, आम्भी राजा है, पराजित कर देता है। बाद में यहाँ एक दूसरा राजा है पोरस, मतलब बड़ी युद्ध विजय लेके चलता है, बड़ी सेना लेके आता है। पोरस आम्भी सरेंडर कर देता है, पोरस से सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है, तो पोरस कहता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। एक तरफ 5 लाख की सेना है, एक तरफ 5,000 की सेना है और युद्ध होता है, तो पोरस पराजित हो जाता है। इसको बांध के ले जाया जाता सिकंदर के सामने। सिकंदर कहता है तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो ये कहता है एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसे आपको हमारे साथ करना है। सिकंदर बहुत प्रभावित होता है और छोड़ देता है। लेकिन सिकंदर प्रभावित होता है, इसके द्वारा ये युद्ध लड़ने की बात कहना सिकंदर के सैनिकों को बहुत ज्यादा जो है हतोत्साहित कर देता है। सिकंदर की सेनाएं सतलज नदी क्रॉस करने से मना कर देती कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। जब ये छोटा सा है, ये चैलेंज दे रहा है, और यहाँ ये नंदवंश बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है, इससे कैसे लड़ पाएंगे। सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है। वापस जाता है तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर खत्म। लेकिन जो क्षेत्र इसने जीता था, ये क्षेत्र अपने सेनापति को दे जाता है। सेनापति है इसका सेल्यूकस। सेल्यूकस को अपना ये क्षेत्र दे जाता है। सेल्यूकस यहाँ का राजा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहानी इधर की है। यहां क्या है, ये मगध है। कहा जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ का शासक गणानंद शूद्र है। शूद्र किसने कहा, बौद्ध ग्रंथों ने कहा। कारण क्या है, ये जो तक्षशिला है, इसने यहां पर कुछ विद्वानों को भोजन पे बुलाया था और उसी में आया था चाणक्य। कहते हैं चाणक्य को उचित सम्मान नहीं मिला तो चाणक्य नाराज हो गया, और चाणक्य नाराज हो गया तो उसने इस वंश को समूल नष्ट करने की कसम खा ली। तब चाणक्य क्या करता है, जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो एक चरवाहा होता है उसके नेतृत्व में एक सेना बनाता है, और सेना के बाद आक्रमण करता है और नंद वंश को समाप्त कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम है मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। ये कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इधर क्या है, जैसे नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा समाप्त किया जाता है। ये यहां से नंद वंश की समाप्ति है, यहां से मौर्य वंश की स्टार्टिंग है। लेकिन ध्यान रखना है, ये टाइम है जब आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व। मौर्य वंश आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य इसको क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। इसी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने एक चैलेंज है, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, आक्रमण होता है। इसलिए सबसे पहले उसका युद्ध होता है सेल्यूकस से, और जब सेल्यूकस से युद्ध होता है तो सेल्यूकस पराजित हो जाता है। सेल्यूकस जब पराजित होता है तो एक संधि होती है, और संधि के द्वारा सेल्यूकस अपने 4 प्रांत इसको दे देता है। अपना एक दूत भेजता है जिसे बोलते हैं मैगस्थनीज। वो इनके दरबार में रहता आके, और अपनी बेटी का विवाह भी करता है। तो कहने का मतलब ये शक्तिशाली इधर का क्षेत्र इसका मजबूत हो जाता है, फिर ये अपने हिसाब से शासन करता है। यानी कि कहने का मतलब है नंद वंश, हेडिंग डालिए आप, नंद वंश संस्थापक महापदम नंद, या ये लिख सकते हो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या करके इसने नंद वंश की स्थापना करी। नंद वंश की स्थापना करी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से पराजित करके नए वंश की स्थापना की। ठीक है, इधर
सिकंदर का आक्रमण लिख लीजिए, बगल में छोटा सा 2 पॉइंट लिख लीजिए। 326 में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु जो दार्शनिक है का शिष्य था। भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक आम्भी को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। तक्षशिला के शासक आम्भी को पराजित कर दिया और उससे उससे अपनी जो है अधीनता स्वीकार करवाई। किंतु पंजाब के शासक पोरस से उसका युद्ध हुआ, जिसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। जिसमें पोरस को बंदी बना लिया गया। जिसमें पोरस को बंदी बना लिया गया। किंतु सिकंदर की सेनाएं व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती हैं। यहीं से सिकंदर वापस चला जाता है, जहां बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर अपने जीते हुए भारतीय क्षेत्रों को अपने सेनापति सेल्यूकस को दे देता है। अपने सेनापति सेल्यूकस को दे देता है। जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है। सेल्यूकस कल हम लोग करेंगे मौर्य वंश। ठीक है, कल हम लोग करते हैं मौर्य वंश। बताइए आप लोग क्या हाल है, जरा आप लोग बताइए। कुछ कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो